नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो अब से कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू सामने आया है। इंटरव्यू में वो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने अपनी मंशा, अपनी सरकार की मंशा इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सामने रखी है और उन्होंने कहा है कि इसमें हम कुछ छिपाने की या धांधली करने की कोई कोशिश नहीं कर रहे थे और जो ईडी के ऊपर आरोप लग रहे हैं वो भी मिथ्या है। लेकिन इस इंटरव्यू के तुरंत बाद पहली प्रतिक्रिया राहुल गांधी की इस मुद्दे पर आई है, इस इंटरव्यू को लेकर आई है, इस बयान को लेकर आई है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पकड़े गए हैं, इसीलिए इंटरव्यू दे रहे हैं। अब इस बयान के क्या मायने हैं, यह समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। संजीव जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि पकड़े गए हैं इसलिए इंटरव्यू दे रहे हैं, यानी कि सफाई एक तरह से पेश कर रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले इस तरह की जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो ये बयानबाजियां हो रही हैं, पलटवार हो रहे हैं, क्या असर पड़ेगा और इस बयान के क्या मायने राहुल गांधी के? ऐसा कब होता है हिमांशु की प्रधानमंत्री इंटरव्यू देते हैं? चुनावी मौसम है तो जाहिर है वो बोल रहे हैं और जो इंटरव्यू दिया गया है उस पर जाहिर है सबों की नज़र है। जो बातें कही गई हैं उसमें बहुत से विषय हैं, लेकिन आपने इलेक्टोरल बॉन्ड से शुरुआत की है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए कितना ये सुगम और आसान तरीका हो गया ये समझने का कि चुनाव में जो खर्च किए जाते हैं उसके पैसे कहाँ से आ रहे हैं, किसको आ रहे हैं और कितने आ रहे हैं। और ये तो हमने एक तरह से जो काला धन लगता था चुनाव में उसको साफ करने का एक तरीका निकाला था। अब ठीक है, लोगों को लगा ये कि गड़बड़ है और कोर्ट ने निरस्त किया, तो उन्होंने कहा कि मौके होते हैं ऐसे और हम अपने निर्णयों में सुधार करेंगे, सुधार की गुंजाइश होती है। लेकिन इसके तुरंत बाद ये जो बात कही गई प्रधानमंत्री के द्वारा, उसके तुरंत बाद जो कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है उसे ये लग रहा है ऐसा हिमांशु कि इस इंटरव्यू को अपनी जीत समझ रहे हैं कांग्रेस के लोग और विपक्ष के लोग। उन्हें यह लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के सवाल पर इतने बैकफुट पर भारतीय जनता पार्टी आ गई है कि आज प्रवक्ताओं से काम नहीं चला और खुद प्रधानमंत्री को आगे आकर के अपनी बात कहनी पड़ी है। देखिए, कोई बाध्य तो कर नहीं सकता है प्रधानमंत्री को इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन अगर उन्होंने इंटरव्यू दिया है और बड़े तफसील से इलेक्टोरल बॉन्ड पर बात की है तो इसका मतलब बड़ा सीधा है कि वो बोलना चाहते थे। और जो बातें कही गई है उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड के सवाल पर, तो पहली बात ये कहेगी कि आपको पता चला कि ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है। तो विपक्ष ने कहा कि ये केवल आपको पता था। विपक्ष को कहाँ पता था, कोई कहाँ बता रहा था, ये तो किसी की जानकारी में नहीं था। प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए, हमने ये इस तरह का एक व्यवस्था बनाया था जिस व्यवस्था की वजह से आज सब लोगों को पता है कि किसको कितना मिला। कांग्रेस का कहना है कि ये आपकी वजह से नहीं पता चला, ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से पता चला। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं बताता तो फिर कैसे ये बात सामने आती? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही हो पाया। फिर चुनाव के इन पहले ये सारी बातें सामने आ गई हैं, तो एक पारदर्शिता की बात प्रधानमंत्री ने कही। तो इस पर विपक्ष ने कहा कि साहब, आप तो चाहते थे 30 जून के बाद, एसबीआई तो चाहती थी 30 जून के बाद। तो अगर आज ये सामने आई है तो ये भी जब इस सुप्रीम कोर्ट की झिड़की लगी एसबीआई को और तब जाकर के सामने लाया गया। लिहाजा इस तरह से जैसे आर्गुमेंट को काटा गया और तमाम प्रवक्ता आ गए और खुद राहुल गांधी सामने आए और उन्होंने ये कहा कि हमने उनको पकड़ लिया। और चूंकि सवाल बहुत ज़्यादा बनने लगे तो प्रधानमंत्री सामने आए और उन्होंने एक तरह से सफाई दी है, पकड़े गए इसीलिए इंटरव्यू दिया। अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि पकड़े गए हैं इसलिए इंटरव्यू दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन बातों का जिक्र किया है, क्या वो कॉन्फिडेंस में लेने वाली है या फिर जो बयान दिया गया उसके अपोजिट में जो पलटवार किया गया है कांग्रेस की तरफ से, उसमें ज्यादा दमखम दिख रहा है? इस बात को प्रधानमंत्री ने भी स्वीकार किया है कि भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जो कि पब्लिक कॉन्शियसनेस में है और एक बहुत बड़ा मुद्दा है लोगों के दिमाग में।
भ्रष्टाचार के खिलाफ खुद प्रधानमंत्री आज से नहीं, साल 2014 से अपनी तहरीर पेश करते आए हैं कि वो इसके खिलाफ है। इलेक्टोरल बॉन्ड को विपक्ष कहता है ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। उन्हें ये लगता है ये क्या सिस्टम लाया गया है। एक तरफ ईडी सीबीआई की रेड पड़ती है, दूसरी तरफ वो कंपनियां बॉन्ड खरीदती हैं, तीसरी तरफ ईडी सीबीआई वापस चली जाती है। एक तरफ कोई जांच चल रही होती है, वो बॉन्ड खरीदती है, वो जांच रुक जाती है। एक तरफ वो जेल में है बंदा, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड उसकी कंपनी खरीदती है, तो वो ये जो शराब घोटाले वाला मामला है तो वो अप्रूवर टर्न कर जाता है और वो जेल से बाहर आ जाता है। तो तरह तरीके से साबित कर रहे हैं पक्ष प्रतिपक्ष कि ये कैसे ट्रांसपेरेंसी, और वो कह रहे हैं कि कैसे करप्शन है। पर इतना तो हो गया इस पूरे बहस में कि भ्रष्टाचार एक इश्यू बन करके इन चुनाव में वर्तमान हो गया है। आप इससे नजरें नहीं हटा सकते हैं। और प्रधानमंत्री का बोलना कोई छोटी बात नहीं होती है। चुनाव के एन पहले उन मुद्दों पर जो लोगों के दिमाग में है, उन्होंने स्थिति को साफ करने की कोशिश की है। आप जानना चाहेंगे कि क्या इसका असर होगा और क्या लोग उन पर विश्वास करेंगे। देखिए, क्या होता है कि जो लोग विश्वास करने के लिए हमेशा तैयार हैं, वो प्रधानमंत्री की बात पर विश्वास करेंगे ही करेंगे। और जो लोग विश्वास नहीं करने के लिए तैयार हैं, वो एक इंटरव्यू से कुछ नहीं बदलेगा, वो विश्वास नहीं करेंगे। अपने अपने तरीके से 6 और 9 वाली कहानी है। नहीं नहीं नहीं, आप ये तो बात सही है कि जो समर्थक है वो इस बात को अगर प्रधानमंत्री नहीं कहते तब भी उनके मन में ये बात थी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री पे भरोसा है। जो नहीं मानने वाले हैं वो कितना भी कह लीजिए, कितना भी समझा लीजिए, वो नहीं मानेंगे। सवाल यहाँ उन लोगों का है जो बीच में है, वो बड़े सोच समझ के कि कौन सही कौन गलत, पूरा आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद, पूरी डिबेट सुनने के बाद वो डिसीजन लेते हैं कि आखिरकार कौन सही है। बड़े ही एक तर्कसंगत तरीके से जो फैसला लेते हैं। उनके लिए क्या है इस वक्त इस मुद्दे पर? उनके लिए तो बड़ा स्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने तो गलत मान लिया इसको। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने फैसले में पहले ही कह दिया है कि ये लोकतंत्र के जो मूल्य होते हैं उसके खिलाफ है, पारदर्शिता के खिलाफ है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो होती है उसके खिलाफ है। और सरकार की तरफ से ही कहा गया था, कोर्ट में ये दलील दी गई थी, हम लोगों ने अपने शो में भी कई बार इस बात का जिक्र किया कि जनता को जानने का कोई हक नहीं है कि कहां से पैसे आ रहे हैं जो राजनीतिक दल है उनके पास। ये कैसा अटॉर्नी जनरल ने ये बात कही थी, अदालत में ये बात कही थी। तो ऐसे में ये तो सही है कि कांग्रेस एक रॉन्ग फुट पर पकड़ में ले चुकी भारतीय जनता पार्टी को इस सवाल पे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने बेस्ट बैट्समैन को क्यों उतारा? क्योंकि कहीं ना कहीं वो पकड़ में आ रहे हैं इस बात को लेकर के। साहब, पारदर्शिता कहाँ थी जब हमें पता ही नहीं था, सिर्फ गवर्नमेंट को पता था। देखिए, वो पन्ना जो इलेक्टोरल बॉन्ड होता है उसके ऊपर नंबरिंग होती है, किसी को पता ही नहीं था। और नंबरिंग के सवाल पर ही 30 जून तक एसबीआई मांग रही थी वक्त, और फिर जब कहा गया तो तुरंत आ गया और बहुत आसानी से साबित हो गया। हमारे पत्रकारिता के जगत से ही कुछ लोगों ने साबित किया है इसको कि कैसे उसी इलेक्टोरल बॉन्ड पर एक टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे नंबरिंग हो रखी है। तो इस तरह से एक कह सकते हैं ब्राउनी पॉइंट, चुनावी पॉइंट जीतने में कामयाब विपक्ष रहा है। और प्रधानमंत्री की जो लाइन होती है, जिस तरह से वो बोलते हैं और उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, उसकी आवश्यकता आन पड़ी आज की तारीख में इस मसले पर और ईडी के मसले पर। ये दो ही तो मसले हैं ना जो घेर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और सरकार को। तो प्रधानमंत्री सामने आए और उन्होंने इस मसले पर पक्ष रखा है और उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता का इस्तेमाल करना पड़ा है सत्ता पक्ष को। तो ये माना जा सकता है कि अपने चुनावी तैयारियों में और रणनीति में विपक्ष खासा सक्सेसफुल हुआ है सरकार को इस मुद्दे पर घेरने में। तो इसे जीत माना जाए एक तरह से। देखिए, जीत तो अब इलेक्शन में तो क्या होगा, 4 जून को होगा। नहीं, वो तो इलेक्शन की जीत है और उसे मैं मानता हूं कि देखिए, हर मुद्दे पर अच्छी डिबेट हो और कुछ निकल कर सामने आए, विपक्ष भी लगे कि हाँ वो दमखम के साथ खड़ा है, इस मुद्दे पर खड़ा रहा, उसे जीत हार के पैमाने पर तौलना चाहिए। जनता वोट देती है, वो जनता का फैसला है, उस पर हम ना हाँ कर सकते हैं ना कर सकते हैं। वो जो अपना फैसला सुनाएगी उसको हर किसी को स्वीकारना होगा,
जिसे भी जनादेश मिलेगा वो अपना जाएगा। लेकिन गलत चीज पर या फिर किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे पर अगर बात की जाए तो क्या विपक्ष इस मुद्दे पर जो डिबेट कर रहा था या फिर जो चीजें कर रहा था सुप्रीम कोर्ट के ही जरिए सही, लेकिन वो एक जीत उसके खाते में चली गई, एक पॉइंट तो चला गया। देखिए, इस बात को मानना पड़ेगा कि आज की तारीख में मुद्दों की जो एक कमी सी हो रही थी और महंगाई और रोजगार के अलावा कोई और मुद्दा बोल नहीं पाता था विपक्ष, भ्रष्टाचार पर घेर नहीं पाता था, तो अब महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा सामने आया, वो उनकी सरकारी एजेंसी ने बताया, रोजगार का सवाल अपने आप में बड़ा मुद्दा है। तो अचानक से कई मुद्दे विपक्ष के पास आ गए और इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा जो है, आपने देखा कैसे CSDS की स्टडी में यह आया कि भ्रष्टाचार भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पिछले 5 सालों में भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी हुई है, ऐसा सर्वे की रिपोर्ट में आया है और वो सरकारी एजेंसी है। तो उससे आप जोड़ लीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड के सवाल को, तो आज की तारीख में इस बात को मानने में कहीं कोई गुरेज नहीं है कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मुद्दा सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास है। लेकिन साथ ही साथ इस बात को भी कहना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री ने जो अपनी बातें कही हैं, आकलन उसके भी परिप्रेक्ष्य में लोग करेंगे। कैसे कि उन्होंने कहा कि अभी तक जो इलेक्टोरल बॉन्ड का सवाल उठाया जा रहा है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड के सवाल पर जिसमें 3000 डोनर्स हैं, 3000 डोनर्स है, उसमें 26 कंपनियां ऐसी हैं जो कि डोनर भी हैं और किसी मामले में भी फंसी हुई है। मात्र 26 कंपनियां हैं ऐसी। तो बोले इस बात को महसूस तो करना पड़ेगा कि 2974 कंपनियां जो है वो डोनर हैं, उसमें उनके साथ कोई केस जुड़ा हुआ नहीं है। डर दिखाने के लिए इतना काफी नहीं है कि थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दिया? क्या हाँ, वो जो चावल वाले आप एग्जाम्पल देते हैं कि पूरे चावल को देखने की जरूरत नहीं है, थोड़े कोई दबा के देखना है, नहीं, पर तो 4 लोगों की नब्ज दबा ली, बाकी को सिर्फ इशारा है। हाँ, पर जितना जो मामले हैं उसके बाद उन्होंने जो अगला लाइन कहा, उन्होंने कहा कि देखिए साहब, ऐसा है कि 37 पैसे आए बीजेपी को और 63 पैसे गए विपक्ष को। तो क्या हम कोई ऐसा काम करेंगे, बीजेपी कोई ऐसा काम करेगी जिसका ज्यादा लाभ विपक्ष को हो जाए? ये प्रश्न खड़ा करने की प्रधानमंत्री ने कोशिश की। लेकिन यहां पर भी मैं मानता हूं कि अगर इसकी आप गहन विवेचना करें तो आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, उसे अकेले 37% मिल रहा है बाय हिज ओन एडमिशन। खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 37% बीजेपी ने पाया और तमाम विपक्ष 63% पाया। तो यानी कि टुकड़े टुकड़े अगर करें तो उनके खिलाफ जो लड़ रही हैं पार्टियां, उनको तो बहुत थोड़ा मिला। ये तो वैसा वाला हो गया कि एक तबका है 1% जिसके पास बहुत सारी संपत्ति है और ये पूरा जो 99% या 90% लोग हैं उनके पास बाकी की बची हुई है। तो दोनों को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, दोनों को बराबर कैसे कर सकते हैं? तो इस बात को मानिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक अपर हैंड विपक्ष को है, और जो ईडी और सीबीआई का सवाल है वो इससे जाके जुड़ जाता है कि भाई ईडी और सीबीआई की जो कोशिशें हैं करप्शन के ऊपर नकेल लगाने की, वो पर्पसफुल है, वो किसी तरीके से क्या राजनीतिक रूप से फायदा पहुंचाने की गरज से की जा रही थी। ये तमाम सवाल जो है वो उसी फैसले से निकलकर सामने आ गए। देखिए, स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो है ये। अब सवाल ये है कि इसको भुना पाएगा विपक्ष या फिर नहीं भुना पाएगा, या फिर इसको हल्के में ले लिया जाएगा, या फिर जैसे राहुल गांधी आजकल आरक्षण का बड़ा जिक्र कर रहे हैं, मीडिया पर भी हमला बोल रहे हैं, बताइए कि इसमें कितने हैं, किसमें कितने हैं, तो वो चीजें कर रहे हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है क्या उसको उसी स्ट्रॉन्ग तरीके से रख पाएगा विपक्ष, ये सवाल है यहां पर, क्योंकि मुद्दों की इस देश में कमी नहीं है। आप देखिए पेट्रोल कहां से कहां पहुंच गया है, सब्जियां कहां से कहां पहुंच गई, मतलब तमाम चीजें हैं इस देश के अंदर बात करने के लिए। लेकिन वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी रख पाती थी, क्या कांग्रेस या फिर अन्य दल रख पा रहे हैं इस टाइम पे? देखिए, प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। हम दोनों तरह के आज बयानों से दो चार हैं, हम लोगों को हर पक्ष को सुनने का अवसर मिल रहा है, पर हमारे सुनने न सुनने से बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। मीडिया वाहक होता है। असली बात यह है कि आज की तारीख में
लोगों के बयानों पर जनता जितना ध्यान दे रही है, अमूमन सामान्य सर्कमस्टांसेस में उतना वो नहीं देती है। आज की तारीख में उसे कौन सा बयान कन्विंसिंग लगता है, वो बड़े तथ्यात्मक तरीके से चीजों को देखती है। अच्छा, तो इनका बॉन्ड ये खरीदाया इस वक्त इनको रेड पड़ा और ये अच्छा फ्री हो गए। ये सारी बातें तोड़ तोड़ करके विपक्षी दलों ने अपने तरीके से सामने रखी है। लिहाजा इस बात को आप कितने तरीके से भी डिफेंड करने की कोशिश कीजिए, जो मुहर सुप्रीम कोर्ट का लग गया, उसके बाद बहुत आसान हो गया विपक्ष के लिए कि वो सरकार को इसके ऊपर घेर ले। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देखिए, ईडी और सीबीआई का जहां तक सवाल है, तो ईडी ने जितने भी केसेस किए हैं, मात्र 3% केस जो है राजनीतिज्ञों पर है। 97% केस जो है वो नॉन पॉलिटिकल लोगों पर है। इसमें दम है इस बात में कि 97% उनके ऊपर है जो माफिया है, ड्रग कार्टेल में है, जो करप्ट ऑफिसर्स हैं, एक एक अधिकारी के यहाँ करोड़ों रुपए पकड़ में आ रहे हैं। पर वो एक्शंस जो है ईडी की, वो गौण हो जा रही है। ये उनकी शिकायती रिफ्रेन था। पर जो 3% है उस पर ज्यादा बहस हो रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो 3% है, लोगों ने पूछा उनसे, आज नहीं, मतलब अपने सवालों में जो पूछा गया उसमें पूछा है उनसे कि भाई 2-2 मुख्यमंत्री बंद हैं, किसी किसी राज्य में कई मंत्री बंद हैं, तो क्या आप बेजा इस्तेमाल इसका कर रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया है इसका कि ईडी पिछले 10 सालों में ईडी ने जो जब्ती की है, वो जब्ती की है 2200 करोड़ रुपए की। आपने जो जब्ती की थी वो थी 34 लाख रुपए की। 34 लाख रुपए की आप क्या जब्ती किया करते थे? यूपीए के काल के 10 साल में उन्होंने कहा 34 लाख रुपए, ये तो एक स्कूल बैग में आ जाएगा। 2200 करोड़ की जब्ती हुई है। फिर उन्होंने कहा कि ये कैश की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टी अटैच किए हैं हम लोगों ने, ईडी ने इसी कालखंड में जो 10 साल में प्रॉपर्टी अटैच किया है, तो उसने 5000 करोड़ के प्रॉपर्टी अटैच करने की बात उन्होंने बताई, जो की गई थी उस काल में जब मनमोहन सिंह का काल था। और अगर मैं सही हूं तो इन्होंने कहा हमने 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी हमने जब्त की है। तो आप 97% पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप 3% पर वो बार बार जो ओपोजिशन कह रहा है उस पर ध्यान दे रहे हैं। तो देखिए, अब दोनों पक्ष आ जाता है, ऑपोजिशन हो या सत्ता पक्ष हो, करप्ट ऑफिसर, करप्ट पॉलिटिशियन या फिर जो माफिया है, उसके ऊपर अगर नकेल कसा जा रहा है, वो इस देश को घून की तरह खा रहे हैं। जो ड्रग लेकर के आते हैं, इस तरह के लोग जो हैं, तो उनके ऊपर तो एक्शन सही है। नहीं, ये कोई कह ही नहीं रहा है कि आप एक्शन मत लीजिए, पर वो 3% की जो बात है, वो आज की तारीख में सबसे ज्यादा बहस में है, होनी भी चाहिए। नहीं, सवाल तो वो वॉशिंग मशीन वाला है ना, जो इधर आ गए हैं उन पर कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं, या फिर जो इधर आ गए हैं उन पर केसेस ढीले छोड़ दिए गए हैं। तो सवाल तो इस चीज को लेकर है। देखिए, कार्रवाई करने से इस देश में मुझे नहीं लगता है आप, मैं, कोई भी आम नागरिक इस देश का, जो इस देश का भला चाहता है, वो चाहेगा कि कोई भी करप्शन की दीमक जो है इस देश को किसी भी स्तर पर लगे, किसी भी छोटे से लेकर बड़े स्तर पर कहीं पर भी लगे। लेकिन अगर कोई दीमक आपकी तरफ आ जाती है तो आप उसे बैठा लेते हो अपने पास की बगल की सीट पर। ये, इस पर तो सवाल उठेंगे और इस पर नियत पर सवाल उठेंगे। इनफैक्ट ये सवाल किया जाना चाहिए था, और पूरे इंटरव्यू में इस सवाल को बहुत लोग मिस करेंगे कि उन्होंने खुद, मुझे याद है अच्छी तरह से, जून 27 को वो लौट कर आए 2023 में अमेरिका से, और भोपाल में एक सभा थी, उन्होंने अजीत पवार के लिए कही थी बातें, तारीख के साथ याद है, 70,000 करोड़ और वो सब। और फिर कुछ ही दिनों के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी के एलाई हो गए, अपनी पार्टी को तोड़ते हुए वो चले आए। उसके पहले भी एक बार रह लिए थे वो एलाई, जो कुछ घंटों की सरकार या 3 दिन की सरकार बनाई गई थी। इसको तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा जनता को। कथित करप्ट नेता डिप्टी सीएम बन गया भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से। आप कैसे मतलब कर सकते हैं? कमाल है। हसन मुशर्रफ के ऊपर उसी महाराष्ट्र में अब पकड़े गए कि तब पकड़े वाली स्थिति थी। अचानक से सब कुछ पॉलिटिकली चेंज हुआ
और गठबंधन पार्टी टूटी, नई गठबंधन बनी और हसन मुशर्रफ मिनिस्टर का शपथ लेते हुए नजर आए। तो ये जो एक ऐसा प्रश्न है, वो इसका सवाल इसका उत्तर नहीं आया। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? देखिए, सब बातें अच्छी हैं, लेकिन होता क्या है कि सफेद शर्ट में एक छोटी दाग ही उस सफेद शर्ट की जो गरिमा है उसको खत्म कर देती है। तो ये सब ऐसे प्रश्न है। अब मान लीजिए कि सीबीआई ने केस ही क्लोज कर दिया। पूर्व सिविल एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल, केसेस चल रहे थे उनके ऊपर। ये पूछा जा रहा था कि साहब, हमारे यहाँ जब एयर इंडिया की हवाई जहाज जो थी वो खड़ी थी, तो आपने दूसरे देश के कंपनियों से हवाई जहाज भाड़े पर क्यों लिया था एयर इंडिया को चलाने के लिए, जब हमारे देश में थी ही, उपलब्ध थी, मेंटेनेंस की ज़रूरत थी, क्या थी, ये तहकीकात चली रही थी। अचानक से फैसला आता है कि सीबीआई को कुछ नहीं मिला इस केस में, और वो तभी होता है जब उनकी पार्टी आ जाती है। तो ऐसे प्रश्न हैं जो कि घेरेंगे। देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि कोई भी न्यूज़ एजेंसी या फिर वो पीएमओ से सवाल लिख कर आते हैं। मैं ये इस बात को डिनाई करता हूँ। उन्होंने अपने मन से ही पूछा होगा, हो सकता है सवाल मिस हो गए हो, लेकिन अब क्योंकि हम लोग ये नहीं मानते, लेकिन ये भी है कि आपको प्रकारांतर से पूछने का तरीका मालूम है और आप लोगों के मन के सवाल को अगर जानते हैं तो क्या नहीं पूछेंगे। और मैंने देखा है कि बड़े बड़े नेता चाहते हैं कि इस इंटरव्यू में मेरे से सारा कुछ पूछ लिया जाए। ऐसा नहीं है कि वो कहते हैं कि सब मत पूछो हमारे से सवाल, वो चाहते हैं, क्योंकि जब वो इंटरव्यू में बैठते हैं तो वो तैयार होकर के आते हैं। अब आप नहीं पूछ रहे हैं तो वो आपकी पत्रकारिता देखिए, है। बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं कि जो एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जो ओपन इंटरव्यू होता है, बिल्कुल सही है। उसमें जिन कठिन सवालों को या तीखे सवालों को आपके सामने रखा जाता है, वो इस तरह के एक वेल मैनेज्ड, कि आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, रिकॉर्डेड शो में, मतलब वो चीजें, सवाल संदेह एक होता है कि कहीं कुछ ना कुछ सवाल मैनेज तो नहीं है, कुछ स्किप तो नहीं कर दिया गया है, या फिर चीजें हैं, या फिर अपनी तरफ से जो जितना बताना है सिर्फ उतना ही बताया जा रहा है। देखिए, इस बात को तो मानिए कि अगर प्रधानमंत्री बोलने आए हैं तो उन्होंने बोलने की जरूरत समझी। हाँ, ये तो बात है। अभी देखिए, न्यूज़वीक को उन्होंने इंटरव्यू दिया, इंटरनेशनल पब्लिकेशन को दिया, और इंटरनेशनल पब्लिकेशन के जो सवाल होते हैं वो बड़े इंटरनेशनल तरीके के होते हैं, वो डोमेस्टिक सवाल नहीं होते हैं। वो चाइना क्या कर रहा है और मिडल ईस्ट में किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, यूक्रेन वॉर पे सवाल हो रहा है, वो सवाल जो है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए होते नहीं है। पर ये जो क्वेश्चंस थे, ये तो एकदम यहाँ की राजनीति में भीगे हुए, बुझे हुए सवाल होने चाहिए थे। प्रधानमंत्री बोलना चाहते थे, आपको इसका फायदा उठाना है। बहुत हद तक उठाया भी गया, लेकिन कुछ सवाल मैं मानता हूं, बहुत से सवाल ऐसे भी रहे जो कि लोगों के दिमाग में थे, अनुत्तरित रहे, जिसमें कि एक सवाल वॉशिंग मशीन वाला सवाल भी था। ये वर्ड अगर बोलते तो जाहिर है कि बहुत से लोग, बहुत सी बातें हो सकता है प्रधानमंत्री की तरफ से आती, और कुछ बातें प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से रखी भी। इलेक्शन कमीशन वाली बात के सवाल को पूछा गया, और मैं मानता हूं कि ये सब सवाल थे लोगों के दिमाग में जिसको कि पूछा गया, और उन्होंने कहा कि भाई, हमारे ज़माने में तो मैंने ऑपोजिशन को भी हिस्सा बनाया उस कॉलेजियम का जो कि चुनता है इलेक्शन कमिश्नर को, लेकिन कांग्रेस के ज़माने में तो प्रधानमंत्री फाइल साइन कर दिया करते थे, और जिस व्यक्ति को चाहते थे वो ईसी बन जाता था, बाद में वही व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य हो जाता था, बाद में वही व्यक्ति केंद्र में मंत्री भी हो जाता था। ऐसा उदाहरण है, मैंने कवर किया है। गिल साहब थे, गिल साहब इलेक्शन कमिश्नर भी थे, बाद में वो एमपी भी बने राज्यसभा के, और बाद में मंत्री भी बन गए, खेल मंत्री थे। तो इस तरह हो सकता है कि अगर ये सवाल किया जाता कि भाई आप वॉशिंग मशीन क्यों चला रहे हैं, तो जवाब होता, पर वो प्रश्न ही नहीं आया। देखिए, अब इंटरव्यू हर कोई देखेगा। हम लोगों ने देखा तो थोड़ा बहुत डिस्कस किया है इसको लेकर। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर राहुल गांधी कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि सरकार घिर गई है, और अगर घिर गई है तभी इंटरव्यू आ रहे हैं, नहीं तो इंटरव्यू नहीं आते। आपको क्या लगता है राहुल गांधी जो कह रहे हैं उस बात को लेकर? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।